प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण के इस खास कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खिलखिलाते चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब हैं श्री गजेंद्र रावत जी। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो अब बने हैं ये, लेकिन उससे पहले बहुत वर्षों से पत्रकारिता करते हैं। इनकी कलम की बात रखें तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े तंत्र के मंत्री सब हिल जाते थे, भैया गजेंद्र रावत हमारे बारे में कुछ ना लिखे। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि स्वतंत्र पत्रकार रहे और अपनी बातों को हमेशा निर्भीकता से और निष्पक्षता से रखा है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भाई साहब पहले प्रणाम और आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। प्रणाम चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इज्जत बख्शने के लिए। अरे बेरी, आपने कार्य ऐसे किए हैं तो यकीनन मैं बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ कि मैं आपको जानता भी हूँ, तो वो चीजें तो होती रहती हैं। थैंक यू। जी, आज का जो कार्यक्रम है, हम थोड़ा सोच रहे थे, समझ रहे थे, हमारी जनता भी, कि अगर हम बात करें पॉलिटिकली कि अब 2024 का चुनाव आने वाला है और पांचों सीटों पर बड़ा घमासान हो रखा है। इधर से एक तरफ देखें तो भैया बॉबी पवार की जोर शोर से वाहवाही भी की जा रही है, तमाम चीजें भी हो रही हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे भाई जी हरिद्वार सीट से, क्योंकि हरिद्वार बड़ा एक दिलचस्प सा मुकाबला है। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और एक वर्तमान विधायक के बीच में अभी तक जो लग रहा है कश्मकश हो रही है। आप इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे भाई जी। हरिद्वार की चूंकि हमने चर्चा की है और आपने कहा कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे और तमाम जो इशू एक विधायक, अभी तक अगर भाजपा और कांग्रेस के लोग इस चुनाव को बहुत गंभीरता से देख रहे होते तो जिन विधायक की आप बात कर रहे थे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका होता। और उसके बड़े हम्म फैक्ट्स हैं। आपको ध्यान होगा कि आपने कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम जो है हम सब लोगों को दिखाया था, जी। जिसमें उस समय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक सीडी लेकर आए थे और उन्होंने सीडी हम्म के साथ साथ बहुत सारी बातें जिक्र करी। और फिर एक हम्म बात और उन्होंने कही थी कि इस खानपुर के विधायक के ऊपर 376 का जो है मुकदमा दिल्ली में चल रहा है। हम्म तो अगर किसी विधायक के ऊपर 376 का मुकदमा चल रहा है तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ये चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया? और क्या कुछ ऐसी अदावत भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर के जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनके बीच हो गई है? कोई सेटिंग हो गई है कि जो आदमी कल चौराहे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो बार बार आपको बता रहे थे कि उनके ऊपर 376 इम्पोज है, तो अगर हम्म 376 इम्पोज थी तो उनको बताना चाहिए था ना कि हाँ भाई ये जो मामले हैं ये बहुत गंभीर है। अगर वो उस चुनाव आयोग को बता देते तो जो स्क्रूटनी हो रही थी, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में गंभीर थी और उमेश कुमार के बारे में जो चैंपियन जो बात कर रहे थे, अब हम्म तक उमेश कुमार का नामांकन रद्द हो चुका होता। अगर किसी आदमी के ऊपर इतनी गंभीर धाराएं, रेप की धाराएं लगी हुई हैं और आज उन्होंने दोबारा उसको छुपा दिया है, तो क्या ये माना जाए कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर आप और हम सबके सामने जो बात कहते थे वो सतही थी, या फिर जो तैयारी को आलम कुछ और है, या गंभीर बात ये कि सेटिंग हो गई है? ये गंभीर सवाल है। क्या उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच सेटिंग हो गई है? जिस मामले की अगली सुनवाई ये बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त में दिल्ली में, उस पूरे केस को उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं भरा है। अगर नहीं भरा है तो वो उनकी चालाकी हो सकती है कि वो अपने को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, कि ऐसा ना हो कि अगर उनके बारे में दुनिया के लोग जानने लग जाएं कि उन पर जो है इस प्रकार का मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है। और अब जिस अंदाज में भाजपा कांग्रेस के लोग, आपने हरीश रावत का बयान भी इस बारे में सुना होगा कि सुपारी किलर उन्होंने नाम दिया है इनका। तो अगर वो सुपारी किलर है तो हरीश मुझे मुझे लगता है भेजी, भाई आपका ना नेटवर्क थोड़ा सा स्लो आ रहा है। कोई बात नहीं, आप वहां पे आप कंटिन्यू लोकेशन, कीजिए। हाँ जी, लोकेशन थोड़ा चेंज हो। अच्छा तो ठीक है, अभी ये तो हुए उनके बारे में दोनों के। अब क्या लग रहा है आपको कि अब इन तीनों की अगर बात करें तो कौन मजबूत आपको लग रहा है? त्रिवेंद्र रावत या रावत जी का पुत्र या फिर विधायक जी? ये एकमात्र ऐसी सीट है जिन 14 लोकसभाओं में कांग्रेस के पास काफी बड़ी संख्या में विधायक है। आप जानते हैं कि पौड़ी जो लोकसभा है उनके पास सिर्फ एक विधायक थे, राजू भंडारी, वो जो है भाग गए। उसके बाद जो टिहरी जो लोकसभा है उनके पास 2 विधायक हैं, एक प्रीतम सिंह है और दूसरे जो है
क्या नाम, विक्रम नेगी हैं। ये वाली सीट में जो है आपको हरिद्वार में कांग्रेस के ज्यादा विधायक दिखाई देते हैं। हरिद्वार जनपद में कांग्रेस की बड़ी होल्ड है। इसके बावजूद जो विषय आपने कहा कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत लीड कर रहे हैं या जो वीरेंद्र रावत का एज है, वो इस पे इसलिए चर्चा हो रही कि 11th आवर में जिस प्रकार से भावना पांडे से जो टिकट करीम अंसारी के पास गया, और जो उनके जो नए वो आए हैं, कॉम्पिटेंट आए हैं, उनको टिकट दिए गए। तो बीएसपी का ये सोचना या बीएसपी के साथ ये भाजपा की भी एक अदावत मानी जा सकती है कि वो लोग चाहेंगे कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे कटे। तो अभी भी इस सीट पर जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह ने एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी है, उनको मिल भी रही है। धर्मपुर, डोईवाला और ऋषिकेश जैसी विधानसभाएं हैं जहां पर्वतीय मूल का बड़ा वोट है, अभी भी आप वहां देख रहे हैं कि भाजपा का एज है। असल लड़ाई आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी, और अभी भी जो समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि जो असल लड़ाई वो भाजपा कांग्रेस के बीच में है। और जो बसपा के कैंडिडेट्स हैं या जो खानपुर वाले विधायक जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर से अपने घोषणा पत्र से उस बात को बाहर करने में वो कामयाब रहे हैं, अब वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ते मैं देखता हूँ। नहीं, पर एक बात है बेजी, यहाँ पर ये देखिएगा, पहाड़ी मूल तीन जो विधानसभाएं हैं वो त्रिवेंद्र रावत की तरफ आप बता रहे हैं। फिर बाकी की बची हरिद्वार की। हरिद्वार में अगर मैं मुस्लिम कैडर वोट की बात करूं तो तकरीबन, जो मुझे अंदाजा है, तकरीबन 42% आबादी मुस्लिम बाहुल्य है। तो गांवों से निकल के, और ये तमाम, अब वो कांग्रेस में भी बटेगी, वो बसपा में भी बटेंगी, और वो कहीं ना कहीं उमेश कुमार में भी बटेंगी। तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत को नहीं होगा? मैं तो आपको पहले बता चुका कि जो ये कैंडिडेट चेंज हुआ है ये स्वाभाविक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस गंभीरता के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, और उसने कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा कि कोई कमी छोड़ दे, तो इसीलिए भावना पांडे का टिकट कटना, वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट का आना, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि अभी भी मैंने कहा ना कि त्रिवेंद्र सिंह का एज है। तो ये वो चीजें हैं कि जिस अंदाज में कुछ दिन पहले आप उमेश कुमार का शोर सुन रहे थे, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां आ रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जिस दिन से बीएसपी का कैंडिडेट चेंज हुआ है, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। और जो बीएसपी वहां हरिद्वार में चुनाव लड़ते हुए देखिए, हमने देखा कि जो शहजाद हैं विधायक, वो भी लोकसभा का चुनाव वहां लड़ चुके हैं। और बीएसपी के नाम पे अगर आज के दिन पर त्रिभुवन सिंह चौहान को भी खड़ा कर दें, तो ब्लाइंडली 1 लाख से प्लस वोट आपको भी वहां पड़ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को, वो हमें भी खड़ा कर दें, किसी XYZ को कर दें, उस लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, तमाम तरह की चीजें हैं, तो बसपा कहीं वहां कमजोर, आप मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति वहां लड़ेगा, 1 लाख से कम वोट उसको नहीं पड़ेगा। वो जो वोट लाएगा, तो वो निश्चित रूप से जो वातावरण यहाँ यूसीसी को लेकर आपने देखा, मंदिर मस्जिद को लेकर देखा, मजारे तोड़ने को लेकर देखा, वो जितनी मतलब बीएसपी का कैंडिडेट प्लस होता जाएगा, उतनी ही कांग्रेस माइनस होती जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये तो रही हरिद्वार की सीट। तो कहीं ना कहीं जो आपकी आकलन है वो अभी कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में है। ये तो एक सीट हुई। अब आते हैं हम पौड़ी पर। जो नहीं, पक्ष में नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा का एज है, अभी भी भाजपा का एज है। आप एज की बात कर रहे हैं, वही। अब हम मूव करते हैं, जो हमारी पौड़ी की सीट है, वहां पर आपने बिल्कुल अभी कहा कि एक ही तो थे, और वो भी नैया ऐसे मजदार में छोड़ के चले गए। सुबह तक कहते रहे कि भैया कांग्रेस जिंदाबाद और गणेश गोदियाल जिंदाबाद। शाम को वहां जाकर कहते हैं कि भैया मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ना होगा। अब ऐसे में दूसरा एक और बड़ी बात होगी कि गणेश गोदियाल जी के सामने जो चेहरा है वो एक पत्रकार ही है, और पुराने माने जाने, जहां भी सुनाई देता है ये सुनते हैं कि यार उत्तराखंड का हितैषी व्यक्ति है। तो इस यहाँ पर समीकरण को किस तरह देख रहे हैं आप? उस सीट की आज पूरे देश में चर्चा है, और उस चर्चा के पीछे जो गणेश गोदियाल का जो मैनेजमेंट, मैं कहूंगा उनकी जो प्रखरता है, वो पब्लिक के बीच में जिस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपना 2024 के चुनाव को 1900 जो है 82 या 84 के बीच में चुनाव होता हेमरिंदर नंदन बोगड़ा का, वहां पर लेके जा रहे हैं। और वो चुनाव लड़ नहीं रहे, वो चुनाव गणेश गोदियाल के गले पड़ा है। वो गले तब पड़ा जब मनीष खंडूड़ी भाग गए। मतलब मनीष खंडूड़ी को आपने 4.5 साल तक गले में ढोया, और आखिर में मनीष खंडूड़ी जो है ऐन वक्त पर दगा देकर भाग गए। और भाग कर कहाँ गए? जहाँ उनके पिताजी हैं,
जहाँ उनकी दीदी है, जहाँ उनके चाचा हैं, जहाँ उनके भाई हैं, जहाँ उनकी जो है बुआ हैं, उस पार्टी में चले गए। मतलब एक परिवारवाद से लेके और दल-बदल की एक बहुत बड़ा फैक्टर जहाँ काम करता है, वहाँ पर जो है मनीष खंडूड़ी चले गए। मनीष खंडूड़ी के भागने के बाद जो समीकरण बदले, उसके बाद जो दूसरा डेंट पड़ा कि राजू भंडारी भाग गए। अब आप लगाइए कि एक प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 में गणेश गोदियाल को नंबर 9 पे भेजा गया कि आप बैटिंग करने चाहिए और अब आपके पास एक और बल्लेबाज हाथ में खड़ा है और तीनों बाहर में वो खड़े हैं जिनके पास कुछ है नहीं बहुत ज्यादा करने के लिए। उन्होंने आपको पानी की बोतल ला के देनी है, उन्होंने आपको जो है ग्लव्स चेंज करवाने, उन्होंने आपको हेलमेट देना है। वो तीन तो बाहर बैठे थे, लेकिन प्लेइंग 11 के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो 9वें नंबर पे जब बैटिंग करने गणेश गोदियाल को भेजा जाता है इस सीट पर, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, तो उनके साथ का जो 10वां नंबर का खिलाड़ी वो भाग के भाजपा में चले जाते हैं। और भाजपा में कब चले जाते हैं कि 6 घंटे पहले तो वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूट खाया, धामी जी खराब हैं, महेंद्र भट्ट ने नाश कर दिया, महेंद्र भट्ट उनकी दीदी को जेल पहुंचा रहे हैं 4-4 बार, वो एसआईटी सेटअप हो गई, वो हाई कोर्ट की कृपा से उनकी दीदी बच कर आ गई। वो प्लेइंग 11 में से 10वां प्लेयर हो गया और तब मैं जो है आप देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल एंट्री मार रहे हैं। गणेश गोदियाल के सामने जो चुनौतियां हैं वो सिर्फ ये ऐसी नहीं कि उनके सामने वो जो इनकम टैक्स के नोटिस आने से लेके ईडी सीबीआई ये इश्यूज हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस लोकसभा क्षेत्र के भीतर जो कांग्रेस का संगठन है वो भाजपा के सामने 19 है, वो है ही नहीं संगठन। अब आपने 5 साल तक जिनको घुमाया, पौने 5 साल तक मनीष को भाग गए, जिनको आपने कहा कि महाराज बनाम माफिया, सतपाल महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले केसर सिंह, वो भी जो है अब भाजपा में शामिल हो गए। वो नवल किशोर वो वहां भाग गए। हरक सिंह रावत की जो बहू अनुकृति गुसाई, जिनको आपने टिकट दिया, वो भी भाग गई। तो एक ऐसी लोकसभा जिसमें कांग्रेस का सिंगल भी विधायक नहीं है, आप फाइट कैसे करोगे? आपका वहां पर एक तरफ तो भाजपा के बड़े बड़े पन्ना प्रमुख, बड़े बड़े दिग्गज, मोदी की रैली प्रस्तावित, योगी की रैली प्रस्तावित, अमित शाह आएंगे और आपने तो देखा कि जिस दिन नॉमिनेशन था बीजेपी कैंडिडेट का तो स्मृति ईरानी भी वहां थी। मतलब बीजेपी की तैयारियों का जो आलम है उसके सामने कांग्रेस की तैयारियां बेहद कम है। और गणेश गोदियाल के बारे में जो चर्चा है वो इसीलिए कि गणेश गोदियाल ने न तो यशपाल आर्य की तरह भागे कि चुनाव लड़ने से भाग गए, न हरीश रावत की तरह भागे कि मैं नहीं लड़ूंगा साहब मेरे बेटे को टिकट दीजिए, न वो प्रीतम सिंह की तरह भागे। तो ये वो चीजें हैं कि उनके ना भागने के कारण ही तो आज चर्चा हो रही कि क्या वास्तव में आज भी उत्तराखंड में पहाड़ का एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश में संदेश दे रहा है कि आप अपनी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स कुछ भी आ जाए, हम नहीं डिगने वाले। और इसीलिए जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं और जिसको लेकर एक नई चीज अभी ये बताई जा रही है कि पौड़ी लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विधायकों को ये कह दिया कि कोई भी विधायक दूसरी विधानसभा में नहीं जाएगा। इस चुनाव को आप इसी अंदाज में लड़िए जैसे आपने अपना स्वयं का विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं निश्चित रूप से जो चीजें, जो वातावरण दिखाई दे रहा है और जो पहाड़ों को रहवासी से लेकर तमाम जो चीजें चल रही हैं, एक ये एक वास्तव एक में एक और कंट्रास्ट है। बिल्कुल एक और चीज है गजेंद्र भाई, यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। स्मृति ईरानी आई हैं, वहां पर एक प्रश्न उनसे पूछा गया अंकिता भंडारी के बारे में, वो भागती दिखी। दूसरा, एक व्यक्ति जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बेटी के लिए तत्पर रहा और हमेशा लड़ता रहा, अभी वो खुद सांसद के लिए नॉमिनेशन उन्होंने किया है यूकेडी की तरफ से। क्या लग रहा है वो गोदियाल को कहीं डैमेज करेंगे या फिर क्या उनका भी पक्ष मजबूत दिख रहा है कहीं से आपको? दिन में भी एक टीवी चैनल में इसी प्रकार का सेम सवाल जैसा आपने पूछा, एक और पत्रकार ने पूछा था और मैंने उन्हें कहा कि जिनकी यूकेडी के कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यूकेडी के पास तो सिंबल ही नहीं है इस प्रदेश के भीतर, उनको इस प्रदेश में वोट करने वाले लोग ही नहीं है। और जो व्यक्ति अंकिता भंडारी के नाम पर आज अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, असल सवाल ये है कि उसी लोकसभा क्षेत्र के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि अंकिता भंडारी की लड़ाई को कमजोर करने वाले वही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट लाई गई थी, तो उन्हीं यूकेडी के जो कैंडिडेट है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं लड़िए हमारा चुनाव। अब आप देखिए त्रिभुवन भाई, आपने हमने तमाम तरह से जिस दिन से वो अंकिता का हत्याकांड हुआ, कितनी सारी चर्चाएं, कितनी सारी बातें की। अंकिता के माँ बाप की जुबान को किसने बंद करा कि 25 लाख रुपए का चेक उनके गले में अटक गया?
वो नहीं बोल पा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी, आप एक बार तो अपने उस बयान पे खड़े हो जाइए जो आपने कहा था कि आप जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट खड़ी कर रहे हैं। कहाँ गई ये फास्ट ट्रैक कोर्ट? नहीं है ना। आप ये नहीं बता पा रहे कि आपने जितने कमिटमेंट्स उस परिवार के साथ किए थे वो कहाँ है। और एक और बिंदु इसी अंकिता वाले मामले में, अंकिता भंडारी स्वाभिमान यात्रा किसने निकाली? मनीष खंडूड़ी ने। और मनीष खंडूड़ी कहते थे कि अगर अंकिता के नाम पर, उस वीआईपी के नाम पर, वो वीआईपी अजय कुमार जिनका नाम लिया जा रहा है, उनके नाम पर अगर उत्तराखंड के आप सब लोगों का खून नहीं खोल रहा तो मैं आपकी उत्तराखंड पर थूकता हूं। आज वो मनीष खंडूड़ी कहाँ चले गए? क्या ये प्रदेश पौड़ी लोकसभा के लोग उन मनीष खंडूड़ी को कभी इस बारे में पूछेंगे कि आप कल तक जो लड़ाई लड़ रहे थे, आप पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछ रहे थे यही गांधी पार्क के सामने, आपको ध्यान होगा जिस दिन धरना चल रहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। वो जो गुंडे बदमाश जिन्होंने अंकिता की हत्या करी है, वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे कोर्ट में? वो टीज कर रहे थे अंकिता के माँ बाप। ये जो है मनीष खंडूड़ी की वर्डिंग है। तो जो बिल्कुल मनीष खंडूड़ी कुछ दिन पहले उनकी ये वर्डिंग थी कि आप जो है उन गुंडे वाली बदमाशों से निजात दिलाइए, आज वो पुष्कर धामी के चरणों में जाकर बैठ गए, वो महेंद्र भट्ट के चरणों में जाकर बैठ गए। ऐसी क्या मजबूरी है मनीष खंडूड़ी आपकी? पहाड़ की बेटी के लिए अगर आपके सेंटिमेंट सिर्फ इतने थे कि आपने इतनी बड़ी स्वाभिमान यात्रा सिर्फ उन 14 लोकसभा में सिर्फ इसलिए निकाली थी कि आपको वहां टिकट मिलेगा। ये वो गंभीर सवाल है त्रिभुवन भाई, जिसका लेकर लोगों के जो सवाल है वो इसलिए स्मृति ईरानी से पूछा जा रहा था कि आप एक महिला हैं, आप देश को प्रतिनिधित्व कर रही है उस भारतीय जनता पार्टी के नाते, मिनिस्टर हैं, तमाम तरह का आपका एक बड़ा जो है प्रोफाइल है, और एंड टाइम पर अगर आप भागेंगे इस सवालों से तो मुझे लगेगा अंकिता भंडारी इनको छोड़ने वाली नहीं है, और जितने लोग उनसे भागेंगे वो उन पे जो है भारी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये पौड़ी का विश्लेषण वाक़ई बहुत जोरदार था, क्योंकि एक तरफ वो व्यक्ति लड़ रहा है जिसके पास फ़ौज नहीं है, है थोड़ा बहुत लेकिन पूरी फ़ौज नहीं है। एक बड़ा दुःख भी है कि कांग्रेस के अभी अधिकतम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस वजह से है? या आज ही उन्हें बहुत प्यार आ रहा है मोदी जी पर, या आज उनकी आँखें खुली हैं, ज्ञान चक्षु शायद खुले हैं कि भैया ये तो अवतार अब हुआ है, जबकि उनका 2014 में पदार्पण हो चुका था, तो शायद अब आंखें खुल रही हैं। चलो जो भी है, अब मूवमेंट आते हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही एक महिला है, वो बड़ा वोट मांग रही हैं, सब जगह कह रही हैं कि 15 साल हो गए हैं हमें सांसद बने हुए, अब जो भी कार्य है वो हमारे यहाँ कार्यालय में आते क्यों नहीं हो आप? और उनके साथ भी हमेशा मैं देख रहा हूँ आजकल गणेश जोशी जी बहुत घूम रहे हैं, मंत्री हैं। और दूसरा नंबर कांग्रेस की तरफ से गुनसोला, एक ऐसे व्यक्ति जो 2 बार के विधायक रहे हैं बहुत पहले, और साथ ही साथ मसूरी चेयरमैन भी रहे हैं वो। अब उनके बीच में 2 71, 72 साल के लोग, उनमें एक युवा 26 साल का, तो क्या आपको लगता है कि 26 साल का ये युवा कुछ बदलाव करने वाला है? क्या ये योगी आदित्यनाथ की मुझे उम्र याद आती है मेरी, तकरीबन 25-26 साल के ही थे जब वो पहली बार सांसद बने थे, और वही उम्र आज बॉबी पंवार की भी है। क्या लग रहा है आपको, बॉबी को टिहरी से प्यार मिल पाएगा? क्योंकि उत्तरकाशी में तो जलवा दिख रहा है, क्या टिहरी के लोग भी इतना ही प्यार देने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ से इसलिए तुलना नहीं हो सकती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ को वो सीट सजा कर दी गई। उनके पास जो है भाजपा का तंत्र था, उनके हम्म। पास वो हिंदुत्व वाला जो कार्ड था, वो जिस मठ के मठाधीश वो हैं, वहां के हजारों लाखों लोग जुड़े हुए थे। लेकिन इस हम्म। लड़के के साथ वो लोग हैं, इस लड़के के साथ कौन लोग हैं? जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो व्यवस्था से मार खाए हुए लोग हैं। और वो लोग कौन हैं? आपको ध्यान होगा कि पुष्कर सिंह धामी अभी तो अपने बच्चों को लेकर आए खटीमा से देहरादून। किस चीज के लिए लाए? कि पुष्कर सिंह धामी के दोनों बेटे भी अच्छी स्कूलिंग कर ले, कल के दिन वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक हो जाए और वहां बैठ पाए। जो दूसरे तीसरे चौथे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने एमएलए हैं, वो अपने बच्चों को देहरादून में क्यों पढ़ा रहे? एक अच्छे हम्म। भविष्य के लिए। और आप ये देखिए चौहान साहब कि आप एक जी। अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को देहरादून लाए और फिर क्या हुआ? हम्म। पेपर लीक हो हम्म। गया, पेपर सेट हो गया। हम्म। कौन लड़ेगा? हम्म। वो लड़का हम्म। जिसने उस पेपर लीक के लिए लाठियां खाई, जिसको हम्म। आपने जेल में ठूसा, वो किसकी लड़ाई लड़ रहा है? वो अपने घर की लड़ाई लड़ रहा है क्या? तो बॉबी हम्म। पंवार का जो इशू है, मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि उसका जो इम्पैक्ट है, ये जो उसकी लड़ाई है सिर्फ टिहरी लोकसभा की। मेरा मानना है कि जो धारचूला के बच्चे के साथ भी अन्याय हो रहा है,
जो पिथौरागढ़ वाले के साथ भी अन्याय हो रहा है, जो बद्रीनाथ वाले के साथ हो जा रहा है, जो केदारनाथ के साथ हो रहा है, जो गंगोत्री यमुनोत्री, पूरे स्टेट के जितने जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर लीक, आज अगर आपके सामने जो पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हमने कानून बना दिया बहुत मजबूत, कहां से बनाया आपने? तभी तो आपने बनाया है जब बॉबी पवार को आपने पहले लठ बजाए, आपने उसको जेल में डाला, उसके लोगों को डाला, फिर उन लोगों को भी डाला जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे। और उस लड़के की लड़ाई ने, उस लड़ाई में वो हजारों हजार लोग, आप जैसे लोग भी, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन इश्यूज को कवरेज भी दिया, वो लोग भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, इस कानून को बनने के लिए। और वो कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। ये बहुत सुखद स्थिति है। बड़ा आज जी, देखिए सॉरी कि मैं वो आपकी लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उसने इन हम्म, बच्चों के, जो पुष्कर धामी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो गजेंद्र रावत के, जो त्रिभुवन चौहान के हो रहे हैं, इस प्रदेश के एक एक उस बच्चे के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई का इम्पैक्ट आने वाले समय में कितना होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उस लड़के ने ये साबित जरूर कर दिया है कि अगर आपके पास एक 73 साल की महारानी भाजपा की है, उनके पास 200 करोड़ रुपए हैं, आपके पास 71 साल के जो गुनसोला हैं, उनके पास भी करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो लड़का जिसके खाते में आज भी मुझे नहीं लगता 500 रुपए होंगे, उसको पब्लिक ने लड़ाया हुआ है। और ये पब्लिक की लड़ाई कहां तक जाएगी, इन सब पर आपकी और हमारी जरूर नजर रहेगी। और हमें अच्छा लगेगा कि कम से कम इस प्रदेश के लोग इस बात की चिंता करेंगे कि जिस दिन बेरोजगारों के लिए लड़ाई हो रही थी, जिस दिन मूल निवास को लेकर लड़ाई हो रही थी, जिस दिन भू कानून को लेकर लड़ाई हुई थी, उस दिन वहां कोई गुनसोला साहब नहीं आए, उस दिन वहां पर कोई महारानी नहीं आए, उस दिन एक गरीब का बेटा, वो 26 साल का जो ही लड़का था, जिसके बाप जिसके पिताजी काफी समय पहले जो एक्सपायर हो गए, और वो भी एक सड़क दुर्घटना में। तो इस प्रकार के जो लोग निकल कर आते हैं समाज में, ये समाज के लिए नजीर होते हैं। पर ये बेजीज पॉइंट ये है ना, ये सब नजीर बात तो ये है जी। जी, बेजीज सॉरी मैं आपको काट, मैंने कहा नजीर तो ये बन रहा है। पॉइंट क्या है, क्या हमारी जनता समझेगी? क्योंकि जनता को आज भी बहुत मुश्किल है समझाना। उनको लगता है कि महारानी मतलब हमारी महारानी है, हमारी वो गुलाम मानसिकता क्या वो दूर हो पाएगी? क्या वो जो 2,000 रुपए मिल रहे हैं राशन के नाम के और खेती के नाम के, एग्रीकल्चरल फंड, क्या वो चुप हो पाएंगे? वो जो 2 किलो राशन मिल रहा है, क्या उस पर, क्योंकि ये गांवों में जब जाएं आप यकीन मानिएगा, मेरी 1-2 महिलाओं से बात हुई है, तो उनका तो बहुत अलग, और उस ऊपर से जो प्रचार प्रसार भी हो रहा है कई जगह। मैंने देखा कल धामी की रैली थी पुरोला में, वहां पर बॉबी पवार के जिंदाबाद नारे लगे। थत्यूड़ में रानी की अपनी चुनावी यात्रा थी, तो उसमें बॉबी पवार के जय जय नारे लगे। ये नारे तो लग रहे हैं, पर क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये युवाओं की फौज तो जरूर है, पर क्या मातृ शक्ति, और खासकर मेरे को जो डर है, क्या टिहरी के प्रताप नगर हो गया या इधर की जो नई टिहरी वाली जो लोग हैं, क्या ये वाकई सपोर्ट करने वाले हैं बॉबी? चौहान साहब, वो प्रताप नगर मेरी जन्मस्थली है, और मैं अभी भी देखता हूँ कि प्रताप नगर को काला पानी कहा जाता है। और उस काला पानी के लोग अगर इस दौर में भी ये नहीं समझ पाएंगे कि वो महारानी जिनको पिछले 12 साल से आप कंधों में ढो रहे हैं, वो महारानी जिनके ससुर को आपने 7-8 बार संसद में भेजा, वो महारानी जिनके ससुर की माँ भी 1952 में सांसद हो गई थी, उन लोगों ने कब आपके लिए सड़क में संघर्ष किया? और मैं तो चुनौती देकर कह सकता हूँ कि कोई सरकारी कागज नहीं है किसी के पास बताने के लिए कि महारानी कहाँ रहती है, महारानी के बच्चे कहाँ स्कूलिंग करते हैं, महारानी के नाती पोते आज किन स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या आपने सुना कभी इनके लिए कि ये सड़क में आपको दिखाई दी हो? तो जब तक आपको ये नहीं दिखाई देगा, आप आंख बंद कर कर सिर्फ इसलिए उनको वोट करते रहेंगे कि हाँ भाई वो उस पार्टी के कैंडिडेट है जहां आज राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जहां आज मजार बिल्कुल ढूंढने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, यूसीसी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो अपना हित अहित तो आखिरकार फाइनली जो मतदाता है उसको तय करना है। और बॉबी पवार का जहां तक सवाल है, तो बॉबी पवार को मुझे लगता है कि वो अपना भला बुरा तो कुछ भी अपने जीवन में खा कमा लेगा, कुछ भी कर लेगा, ईश्वर ने उसको इस सही लायक बात। बनाया होगा, तभी हम उस लोग बिल्कुल उस युवा की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल इस समंदर में, जिसमें आपको एक करोड़पतियों की पार्टी दिखाई दे रही है, बहुत ताकतवर लोग, बलशाली लोग, और हर तरह से सुखी संपन्न लोग दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आज भी मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से चंबा के भीतर जो लोग थे, बड़ी संख्या में उसके जुलूस में मुझे दिखाई दिए। और ये जो एक पब्लिक सेंटीमेंट है, वो यही तो कहता है कि भाई अगर महारानी चुनाव जीत कर आई 12 साल में, उन्होंने क्या दिया? और उन महारानी के पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं, चौहान साहब,
कि वो जो सांसद निधि आपको दी जा रही है उससे खर्च कर ले कम से कम। इतनी फुर्सत नहीं है। और पहले की मतलब बात ही नहीं सुनिए, है, मतलब कोई ही पूछने नहीं वाला है। नहीं है। बहुत सारी, बिल्कुल बहुत सारी हाँ, चीजें हुई है जी। मैं, आप यकीन मानो, ये पूरी आप विधानसभा एक चीज मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ, एक चीज ये जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरा तो इस प्रदेश की मीडिया से देश की किसी भी को लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप महारानी राज्य लक्ष्मी शाह से सिर्फ 15 मिनट बात करके दिखा लीजिए। 15 मिनट, ज्यादा ही मत करना आप। अगर वो 15 मिनट में आपकी बात सुन ले, किसी की भी सुन ले, 2 सवाल सुन ले, हम तो हाथ जोड़ लेंगे कि हाँ भाई महारानी उपयुक्त है। लेकिन वो आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि 12 साल में अगर उनको चुन के भेजा गया था तो उन्होंने क्या किया। अभी इस प्रदेश के उस टिहरी लोकसभा के जो मतदाता हैं उनको तय करना है। उनको सोचना है कि वो महारानी उपयुक्त है, 71 साल के गुनसोला उपयुक्त है, या वो एक होप जो लोगों को लेके है, जो पहाड़ के 9 जिलों के लोग सिर्फ इसलिए पहाड़ छोड़कर देहरादून आ रहे हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां साधन संसाधन नहीं है। और पढ़ाने लिखाने के बाद अगर 11th आवर में आपका पेपर ही लीक हो जाएगा तो कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा। वही होप उस लड़के के साथ में कनेक्ट करते हुए देखता हूँ। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ, ये पत्रकारिता से हटके है, पर मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता को एक बार यकीनन बॉबी पर भरोसा दिखाना चाहिए। वो दिखा भी रही है। आप यकीन मानिएगा, 27,000 कुछ लोगों ने मिस कॉल मारी थी पहले ही दिन जब रैली निकली थी। तो मिस कॉल, अब तो पता नहीं कितनी संख्या में वो पहुंच गया होगा। कई लोग आगे सपोर्ट में आ रहे हैं। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखो, हम पत्रकार थोड़ा अलग किस्म के हैं, वो भेजी भी जानते हैं, आप सब लोग भी, क्योंकि जो हम होता है वो दिल से बोलते हैं। चलिए, ये तो थी टिहरी की सीट। अब बात करते हैं, एक एक विधायक ऐसे रहे जो रानीखेत से हार गए, फिर सांसद बन गए, और साथ के साथ अब उनके जो अगेंस्ट खड़े हैं उनका भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि वो कालाडूंगी से एक बार विधानसभा के लिए लड़े थे, फिर वहां से हार गए थे। तो क्या लग रहा है आपको, अजय भट्ट और इधर जोशी जी, तो क्या समीकरण लग रही है आपको नैनीताल की, नैनीताल लोकसभा की? चौहान साहब, क्या जी। इस प्रदेश में, इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये पूछ सकता है कि अजय भट्ट जी, आप मोदी 2 गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, आप टूरिज्म मिनिस्टर जो थे, जो विभाग आपको दिया गया था, जो रक्षा वाला दिया गया था, आप ज्यादा मत बताइए। आप सिर्फ 2 काम बता दीजिए कि भारत सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री होने के कारण उस नैनीताल जो लोकसभा सीट के लोगों के लिए आपने कौन सा काम करके दिखाया। जीरो है। ये भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। और हमने तो उनके बगल में भी देखा जब रमेश पोखरियाल निशंक भी मंत्री होते थे, जो कहते थे कि मैं हर ब्लॉक में जो है सेंट्रल स्कूल खुलवा दूंगा। खुला कहीं? एक भी नहीं खुला। लोग भूल गए कि निशंक जी भी भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे। जीरो। अजय भट्ट से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि भट्ट जी, आप 5 साल सांसद हो गए, आप इस प्रदेश में लीडर अपोजिशन हो गए, आप जो है उस अपनी पार्टी के अध्यक्ष हो गए, पहली जो अंतरिम सरकार थी उसमें आप मिनिस्टर भी हो गए, सब कुछ हो गए आप। अब आपके पास भी जो है सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो है, जो जिस चीज के लिए आप होप लगा कर बैठे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इस पीरियड में जो आपको मोदी सरकार में काम करने का अवसर मिला, आप बताइए कि टूरिज्म जैसे सेक्टर में ऐसा कौन सा आपने काम स्टार्ट किया कि हम ये माने कि उत्तराखंड को कुछ मिला। तो जब आप ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं मिला, और जब चुनाव की बात आती है तो आप क्या बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, मोदी की गारंटी, फलाने की गारंटी, अलाने की गारंटी। उन गारंटियों से क्या नैनीताल लोकसभा सीट के लोगों को भला हुआ? नहीं हुआ ना। तो मेरा मानना है कि नैनीताल आने का वाले समय बेताल में घाट ये ब्लॉक, सवाल जरूर लोग पूछेंगे। बिल्कुल। भाई साहब, नैनीताल का बेताल घाट ब्लॉक में मैं अभी गया था। मैंने इतनी बुरी स्थिति देखी पूरे उत्तराखंड में। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि नदी पार करके बच्चे पैदल जा रहे हों, नदी को पार करके। ये स्थिति भी केवल नैनीताल की थी। और जो आपने बोला सांसद, मैं तो पांचों सांसदों में बोलता हूँ कि कोई भी कार्य इन्होंने पिछले 5 साल में किया नहीं। समय की भी बाध्यता है, 1 मिनट और है हमारे पास। जाते जाते यहाँ तो मैं समझ गया प्रश्न था, लेकिन अब एक बार फिर से एक और नाम सेम है, अजय टम्टा और उधर से टम्टा। तो दोनों का क्या लग रहा है समीकरण? क्योंकि अजय टम्टा के बारे में मैं एक चीज बता दूं आपको, सल्ट विधानसभा के भ्रमण के दौरान एक महिला ने मुझे पूछा, सांसद क्या होता है, बीडीसी मेंबर क्या? मैंने कहा भैया, बीडीसी मेंबर नहीं। तो लोगों को पता ही नहीं है सांसद कौन है, क्या है, क्यों होता है। क्या वो वापस से रिपीट करेंगे? और ये 400 पार कहां तक संभव? अजय टम्टा के बारे में इस बात की चर्चा नहीं होती है कि अजय टम्टा 2-2 बार सांसद हो गए,
इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हो गए और वो उन्होंने भाजपा से बगावत करके 2002 में चुनाव भी लड़ा। इस बात की भी चर्चा नहीं हो रही चौहान जी कि मोदी सरकार जो पहली सरकार बनी 2014 में, वो कपड़ा राज्य मंत्री थे और बिल्कुल। क्या मिला उत्तराखंड को? क्या मिला? कोई पूछने वाला है क्या? और आज वो क्या कर रहे हैं? जय श्री राम। तो अगर इन्हीं चीजों से वोट मिलना है तो उस प्रदेश की, उस लोकसभा क्षेत्र के जो आम जनमानस है, वहां का जो वोटर है, उसको तय करना है कि वो किसको चुनना चाहता है, अपना उसका भविष्य कहाँ सिक्योर है, नहीं है। अभी तो अजय टम्टा के बारे में ये भी चर्चा थी कि वो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से लड़ रहे हैं। इस बात की लड़ाई हो रही है कि उनकी पत्नी जितने दिन नौकरी पे नहीं गई, उतने दिन की भी तनख्वाह दी जाए। वो मांग रहे हैं। वो बता रहे कि कोई सीमा जौनसारी नाम से कोई अधिकारी है, उनसे उनकी कई बार झड़प हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि मैं तो मंत्री और मैं शांत था, ये सब। तो इस प्रदेश के लोगों को के दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए वोट कास्ट करते हुए कि भारत सरकार के कपड़ा मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार में 2-2 बार मंत्री हो गए, जो विधायक हो गए, तमाम पोजीशन पर आ गए और फाइनली वहां पर जो अभी तक ये जो चुनाव का रहा है, आपको ध्यान होगा कि एक बार प्रदीप टम्टा ने जो है अजय टम्टा को हराया, ऐसे ही उन्होंने जो है विधानसभा चुनाव में हराया और 2 बार इसी प्रकार जो है अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को हराया। उस आरक्षित सीट को का जो रायता जो फैला हुआ है, उस रायते को फैलाने के पीछे असल जो है व्यक्ति हैं, उनका नाम यशपाल आर्य है। यशपाल आर्य को कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि उनको लड़ना चाहिए, लेकिन वो चुनाव से पहले भाग गए। उनके अपने पता नहीं क्या वाइड इंटरेस्ट थे, या जो भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में वो मंत्री रहे, शायद कुछ ऐसी कमिटमेंट रही होगी कि वो चुनाव से ही भाग लिया। जय। एक चीज बड़ी है जी, जाते जाते ये 5 सीटों का तो हमने बड़े अच्छे से, और जो हमारे दर्शक भी उन्होंने भी बड़ा आनंद, थोड़ा समय मुझे लग रहा है अगली बार हमें 1 घंटा लेना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, समय की बाध्यता जरूर रही, पर अब की बार ये नहीं लगता कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अगर गोदियाल जी को छोड़ के तो और 4 सीटों पे सरेंडर कर दिया है कांग्रेस ने सीधे सीधे? मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि प्रीतम सिंह भाग गए, वहां से मनीष खंडूड़ी भाग गए, हरीश रावत भाग गए, यशपाल आर्य भाग गए। अब जिस सेना के जो है सारे महारथी भाग जाएं, वो कहाँ खड़ी होगी? तो जब हर सीट का आलम ये है तो एक तो आपको दिखाई तो दे रहा है। और गणेश गोयल तो इसलिए फाइट कर पा रहे हैं कि मुझे लगता है कि उस आदमी की रीढ़ में जो है वो दम है कि वो इनकम टैक्स के नोटिसेस और जो तमाम चीज आने के बावजूद वो व्यक्ति खड़ा रहा और वो वहां उनके पास जवाब देने की बजाय जनता के बीच गया और जो उनके जो चीजें दिख रही हैं हमें, वो निश्चित रूप से एक दिखाती भी है कि अगर आपने इस जीवन में, इस राजनीतिक जीवन में अपने प्रदेश के प्रति, अपने उस प्रदेश से प्यार नहीं किया, तो आप कितने बड़े लोगों से आपके संपर्क और संबंध हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रदेश में सब कुछ खो देंगे तो ये प्रदेश बचेगा नहीं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। 30 मिनट आपसे मांगे थे, आपने 32-33 दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ रावत जी, बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं और यकीनन हम भी इत्तेफाक रखते हैं जो जो इन्होंने बोला है, चाहे वो कांग्रेस की आज की गतिविधियों पर निशाना हो या तमाम और चीजें। एक खास एपिसोड कल आप जरूर देखिएगा, एक चर्चा, और उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूं। कल आप लोकार्पण चैनल ढूंढ के खोज के निकालना, और टाइटल होगा, क्या सच में 400 पार या 272 के पड़ेंगे लाले? कुछ आंकड़े, कुछ हकीकत, क्या कुछ है, सब आपके सामने कल सुबह एक खास एपिसोड आप सब लोगों के बीच। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और जो आपके कमेंट्स हैं मैं सब पढ़ रहा हूं। अंकित बिस्ट जी बहुत बहुत प्रणाम, चित्रपाल सजवाण जी बहुत बहुत आभार आपका, और पूरे सैनिकों का भी, अर्जुन गुसाई जी प्रणाम, नमस्कार, हुकम सिंह रावत जी और तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभ रात्रि।